चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह ग्लोबल जेंडर इंडेक्स यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल क्या है और इसकी क्या आवश्यकताएं पड़ रही हैं और जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके लिए क्या मानक हैं और इसकी रिपोर्ट कौन तैयार करता है। तो दोस्तों, इनके सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक वह आपके विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकता है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। वैश्विक लैंगिक अंतराल में पुरुष और महिलाओं के बीच जो अंतराल है उसे कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों का एक सर्वेक्षण किया जाता है और उस सर्वेक्षण के लिए 4 मानक तैयार किए गए हैं। इन्हीं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसमें जो पहला हमारा वह आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा शिक्षा का अवसर, तीसरा स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण है। इन्हीं 4 मानकों के द्वारा हमारी रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसके बाद हर एक देश को एक रैंक दी जाती है कि पहले स्तर पर कौन और दूसरे स्थान पर कौन और अंतिम स्थान पर कौन आया है। तो जो पहला हमारा आर्थिक भागीदारी और अवसर दिया गया है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो आज ग्रामीण स्तर पर तो हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या नरेगा जैसे जो कार्य होते थे वहां पर हमें पुरुष और महिलाएं लगभग बराबर संख्या में दिखाई देती हैं, या जो निम्न स्तर के छोटे कार्य हैं वहां पर तो हमें इनकी संख्याएं बराबर दिखाई देती हैं। किंतु जैसे ही हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया या हम सिविल सर्वेंट्स की बात करें तो वहां पर इनका परसेंटेज हमें बहुत कम दिखाई देता है और इन्हीं गैप को दूर करने के लिए सरकारें महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्य कर रही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो अवसर की बात है तो भारत पितृसत्तात्मक पक्ष होने के कारण यहाँ पर बालिकाओं या महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम या द्वितीय पायदान पर रखा जाता है। अगर बात करें शिक्षा का अवसर, तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो जितना बालकों को शिक्षा के लिए उत्साहित किया जाता है और उन्हें पढ़ने के लिए दूर क्षेत्रों पर भेजा जाता है, उतना बालिकाओं के साथ नहीं होता और उन्हें इस चीज से वंचित रखा जाता है, जिसके कारण वह महत्वपूर्ण पद या उच्च पायदान के जो पद होते हैं वहां पर नहीं पहुंच पाती हैं। तीसरा, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। यहाँ पर महिलाओं की बीमारियां, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षाएं न कर पाना या उन्हें जो बीमारियां हैं उसकी मुख्य रूप से इलाज ना हो पाना, यह उनकी उत्तरजीविता के लिए मुख्य कारण बन जा रहा है। यानी कम उम्र में बालिकाओं की शादी कर देना और उन्हें घर की चीजें का पालन पोषण करना और उन्हें मुख्य रूप से गृहिणी के रूप में ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है और उनकी जो अर्थव्यवस्था वह पुरुषों के साथ गिनी जाती है, जिसके कारण यह अंतराल हमें बहुत देखने को मिलता है। चौथा, राजनीतिक सशक्तिकरण हो गया। अगर राजनीति में महिलाओं का भाग निरंतर कम होता रहेगा तो वो आर्थिक क्षेत्र में भाग कैसे ले सकती हैं। यदि हम बात करें तो 2024 का चुनाव हुआ, उसमें कुल जो लोकसभा में सदस्य चुने गए उसमें 17% ही महिलाएं चुनी गई हैं और उसमें जो उनका प्रतिनिधित्व है वह निरंतर कम होता चला जा रहा है। दोस्तों, यह भी एक सबसे मुख्य चुनौती और इन चारों पक्षों को ध्यान में रखते हुए यह रिपोर्ट तैयार की जाती है और प्रत्येक देश को एक रैंकिंग दी जाती है। दोस्तों, अगर बात करें कि जिसमें रैंकिंग दी जाती है वह 0 से 1 के बीच में दी जाती है, यानी जो उच्च स्तर पर ये जो प्रथम स्थान पर देश होगा उसे 1 रैंकिंग तथा अंतिम स्तर पर जो होता है उसे 0 रैंकिंग दी जाती है। अगर बात करें कि इस रिपोर्ट की जो दोस्तों अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई वह 2024 18वीं नंबर की रिपोर्ट आई है और इसमें
जो पुरुष और महिला अनुपात का अंतर वह 68.5% ही दिखाया गया है, यानी 68.5% ही महिलाएं पुरुषों के साथ सहभागिता कर रही हैं। अब बात करें कि इसका उद्देश्य तो बात कर चुके हैं, महिला पुरुषों के बीच जो गैप है उसे कम करना। अगर बात करें कि 2024 की रिपोर्ट आई है, इसमें उच्च पायदान पर कौन से देश रहे, तो पहला हमारा आइसलैंड जो 93.5% के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, और फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड तथा स्वीडन क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर अपना क्रमांक बनाए हुए हैं। ये आर्थिक और रोजगार के क्षेत्र में क्या अंतराल होता है, तो अगर प्रारंभिक स्तर की हम बात करें तो वहां पर हमें 42% महिलाएं रोजगार पर सहभागिता, किंतु जब वह अंतिम या वरिष्ठ नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर मात्र 31% ही महिलाएं शेष बचती हैं। यह जो हमारा गैप होता है, यह उनकी बीमारी तथा जीविका के प्रश्न होने के कारण, स्वास्थ्य बेहतरीन न होने के कारण यह अंतराल हमें देखने को मिलता है, जो एक बहुत बड़ी एक चुनौती है। अगर बात करें कि प्रौद्योगिकी एवं कौशल का अंतराल क्या है, तो मेरे भाई यहाँ इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों पर यहाँ अगर देखें मात्र 28% ही महिलाएं हमें दिखाई देती हैं, जबकि अन्य क्षेत्र साहित्य, इतिहास और भूगोल जैसे क्षेत्रों पर 47.3% हमें महिलाएं दिखाई दे रही हैं। यह भी एक निम्न बहुत बड़ा अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि साइंस के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में महिलाएं बहुत कम प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यही बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, साइबर सुरक्षा, अंतराल, इनमें बहुत कम महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमें दिखाई देता है। अगर बात करें कि सबसे कम कौन से ऐसे दो स्तंभ हैं जहां पर हमें महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व दिखाई देता है, तो पहले स्थान पर इकोनॉमी यानी अर्थ का जो क्षेत्र है वहां पर हमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम दिखाई देता है। मात्र 60.5% यह अनुपात हमें दिखाई, यानी 60.5% महिलाएं ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भाग ले रही हैं। और जो पॉलिटिकल के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 100% में मात्र महिलाएं 21.5% ही भाग ले रही हैं। या करें अगर भारत का एक जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है उसमें भारत का क्या प्रदर्शन रहा और भारत कौन सी स्थितियां रही, तो बात करते हैं कि जो 2024 की 18वें नंबर की रिपोर्ट आई है, इसमें भारत का स्थान 129वें नंबर पर है और 2024 में कुल 146 देशों का सर्वेक्षण किया गया है। और अगर 2023 की बात करें तो भारत की रैंक 127 थी, यानी 2024 में भारत की रैंक 2 पायदान नीचे आ गई है। अगर दक्षिण एशिया की बात करें कि दक्षिण एशिया में भारत का कौन सा स्थान है, तो दक्षिण एशिया के देशों में भारत अपने पड़ोसी देशों से 5वें क्रम पर आता है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद भारत का स्थान आ रहा है। दोस्तों जो हमारे पड़ोसी देश हैं वह हमसे ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की रिपोर्ट पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात करें कि 2024 की रिपोर्ट आई है, इसमें अंतिम पायदान पर कौन है, तो अंतिम पायदान पर सूडान देश आया है और इससे एक रैंक ऊपर यानी पाकिस्तान आया है। 24 की रिपोर्ट में अफगानिस्तान को इससे हटा दिया गया है। बात करें कि आर्थिक समानता का क्षेत्र मात्र 30% महिलाएं ही पुरुषों के बराबर यानी आर्थिक रूप से समान है। कितनी? 30% महिलाएं, और जो 70% महिलाएं उनके बीच बहुत ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है। बात करें शैक्षणिक उपलब्धियों में तो दोस्तों प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भारत की अगर पुरुषों के और महिलाओं के अनुपात पर बात करें तो यह स्थितियां हमें बेहतरीन नजर आती हैं, किंतु जैसे हाई सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जब बाहर पलायन
करना होता है तो वहां पर इनकी स्थितियां बहुत जटिल हो जाती हैं, क्योंकि ना तो गार्जियन उन्हें अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजना चाहते, क्योंकि साइबर अपराध तथा किडनैपिंग जैसे हालिया केसों को देखते हुए ये गार्जियन अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं भेजना चाहते या उनकी असुरक्षा के कारण वह उन्हें घर से बाहर नहीं भेजते हैं। अगर बात करें राजनीतिक सशक्तिकरण में तो भारत 65वें स्थान यानी 65 नंबर पर बना हुआ है। दोस्तों ये संघीय स्तर पर या संसद पर 2019 की अपेक्षा कम महिलाओं ने प्रतिभाग किया है और कुल यहाँ पर 17% ही महिलाएं चुन करके या निर्वाचित होकर के आई हैं, जबकि मंत्री के स्तर पर जो मंत्रिमंडल में है उनकी जो संख्या महज 7% यानी 6.9% बनी हुई है। और इसी स्तर को सुधारने के लिए केंद्र सरकार हमारी बार बार कानून बना रही है या बहुत सारी योजनाएं चालू कर रही है। अगर हम बात करें नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2023 में आया, उसमें 33% महिलाएं यानी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है तथा साथ में एसटी और एससी को जो आरक्षण दिया जाता था वह भी रहेगा। दोस्तों यह जो 33% का आंकड़ा है यह हमें ग्रामीण स्तर पर या पंचायती स्तर पर तो देखने को बहुत बेहतरीन मिल रहा है, किंतु जब इसकी बात हम संघीय स्तर पर करते हैं तो एक बहुत बड़ी चुनौती का हमें सामना करना पड़ता है। बात करें कि सरकार इस गैप को कम करने के लिए कौन सी योजनाएं चला रही है या कौन से प्रयास कर रही है, तो पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तत्कालीन प्रधानमंत्री 2015 में पानीपत हरियाणा से यह नारा योजना शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा सुकन्या समृद्धि योजना, तीसरा राष्ट्रीय महिला कोष, चौथा महिला पुलिस स्वयं सेवक क्या है। अगला बात करें महिला शक्ति केंद्र तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। बालिकाओं की या लड़कियों की शैक्षिक स्तर में सुधार करने के लिए बालिका यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई है, जिससे वह शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके और पुरुषों के ही समान आर्थिक भागीदारी में भाग लें और उनकी अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जा सके। दोस्तों यानी हमारा जो देश वहां पर अधिकांश महिलाएं गृहिणी होती हैं और उनकी जो आय होती है वह नहीं गिनी जाती है। दोस्तों आज की हमारी क्लास कैसी लगी यह आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।